स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है ना। व्हाट इज़ द केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स समझने से पहले हम कुछ चीज़ें और समझ लेते हैं। देखो, हमने लास्ट ईयर हमने पढ़ा है केमिकल इक्विलिब्रियम्स। केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, क्या काम करता है। केमिकल इक्विलिब्रियम हमें ये बताता है कि रिएक्टेंट आपका प्रोडक्ट में कितने एक्सटेंट में आपका कन्वर्ट हो जाएगा, और हमें ये बताता है जो हमारा थर्मोडायनेमिक्स ब्रांच है। देखो, इक्विलिब्रियम जो हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम है वो हमें बताता है कि कितनी अमाउंट में आपका रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। सेकंड, हमारा जो थर्मोडायनेमिक्स है हमें ये बताता है कि कौन सी रिएक्शन आपकी क्या होगी, आपकी फिजिबल है या नहीं है। देखिए, मान लिया डेल्टा जी हम लेते हैं। डेल्टा जी आपका जीरो होता है तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में होता है। डेल्टा जी नेगेटिव होता है तो प्रोसेस क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। तीसरा, हमें ये बताती है, जैसे हम डायमंड को हम जो हमारा ग्रेफाइट से डायमंड आपका कन्वर्ट होता है तो उसको कन्वर्ट होने में ये तो थर्मोडायनेमिक्स तो हमें ये बता देती है कि हमारा जो ग्रेफाइट आपका थर्मोडायनेमिक्स में आपका ग्रेफाइट जो भी आपका डायमंड में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन केमिकल काइनेटिक्स हमें बता दे वो कितने टाइम में कन्वर्ट होता है। क्या वो हम उसको स्टडी कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो केमिकल काइनेटिक्स क्या है? केमिकल काइनेटिक्स का मतलब जो रिएक्शन हमारी होती है, केमिकल जो रिएक्शन है, काइनेटिक्स का मतलब जो उसकी रेट, किस रेट से वो रिएक्शन होती है, तो वो हमें बताती है केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स, उससे पहले हम क्यों, हमारे लिए केमिकल काइनेटिक्स जरूरी है। जैसे आप कंसीडर करो, हमने कोई मेडिसिन ली है तो मेडिसिन कितना टाइम लेगी हमारी पूरी बॉडी के अंदर आपकी डिसोल्व होने में या डिसइंटीग्रेशन होने में। हमारा एक डॉक्टर के लिए जैसे ब्लड क्लोटिंग बनती है तो ब्लड क्लोटिंग टाइम क्या होता है, वो भी हमारे लिए कितना फास्ट बनता है, कितना। आपने देखा होगा ब्लड क्लोटिंग जो टाइम होता है, किसी का स्लो होगा या किसी का फास्ट होगा, वो लाइफ उससे हमें पता चलती है कि अगर मान लीजिए किसी का ब्लड क्लोटिंग टाइम ज़्यादा है या किसी का ब्लड क्लोटिंग टाइम कम है, तो वो भी स्पीड, एक प्रकार से हमारी क्या है, स्पीड ऑफ ए रिएक्शंस के जो क्लोटिंग बनने की। या आपने देखा होगा जो आपकी क्या होती है, जो हम क्या पढ़ते हैं, जैसे आपने गाड़ियां वगैरह देखी हो, गाड़ियों के अंदर एयर बैग होता है, तो एयर बैग में जो आपका क्या होता है, सोडियम एजाइड प्लस में आपका फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 ये दोनों होता है। तो वो कितनी फास्टली, जैसे ही वो क्या होता है, कोलिजन होता है गाड़ी का किसी भी व्हीकल के साथ में, किसी भी उसके साथ में, तो क्या होता है, जो सोडियम एजाइड है वो क्या करता है, फास्टली नाइट्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है मिली ऑफ सेकेंड में। तो वो काफ़ी इंस्टेंटेनियस रिएक्शन है। तो इसलिए हमें कोई भी रिएक्शन है जो हमारे लिए आपकी डिफरेंट टाइप की रिएक्शन है, तो इसलिए हमें उनकी स्पीड भी पढ़ना जरूरी है कि वो मेडिसिन कितने टाइम में आपकी बॉडी के अंदर इफेक्ट दिखा सकती है, या जो भी और भी काफ़ी टाइप की जो रिएक्शन है हम क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। ठीक है। तो केमिकल जो काइनेटिक्स है, तो यहाँ पे आपको पता, काइनेटिक्स का मतलब होता है स्पीड। ब्रांच काइनेटिक्स जो हमने ले रखी है उसका मतलब होता है, जो आपकी काइनेटिक्स का मतलब होता है स्पीड या आपकी रेट, क्या रेट है उसका। तो ये हम किसके पढ़ते हैं, केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल का मीन्स रिएक्शंस। तो आपकी जो ब्रांच है जो हमें क्या बताएगी, कोई भी रिएक्शन है कितनी स्पीड से होती है, तो उसको हम बोल देंगे केमिकल काइनेटिक द ब्रांच। और इसके अंदर हम दो चीज़ें पढ़ते हैं। केमिकल काइनेटिक्स हमें ये बताती है रेट ऑफ रिएक्शन की, कोई भी रिएक्शन है कितनी फास्ट आपकी किस रेट से होगी, कितनी फास्ट या कितनी स्लो होगी। और दूसरा हमें ये बताती है कि वो रिएक्शन प्रोसीड होती है तो कैसे प्रोसीड होती है, क्या मैकेनिज्म है। अभी तक हमने कोई ऐसा नहीं पढ़ा जिसमें हम बता सकते कि कौन सी रिएक्शन आपकी कैसे वो फास्ट है और कैसे वो स्लो है। कैसे हम बोल सकते हैं कोई रिएक्शन स्लो है तो वो कैसे स्लो होती है, कोई रिएक्शन फास्ट है तो वो क्यों फास्ट होती है। तो वो सारा हम इसके अंदर हम स्टडी करेंगे। ठीक है। और फैक्टर कौन कौन से इफेक्ट करते हैं कि टेम्परेचर के बढ़ाने से रिएक्शन की स्पीड बढ़ती है, टेम्परेचर के बढ़ाने से रिएक्शन की स्पीड कम होती है। ठीक है ना। तो वो डिफरेंट फैक्टर हैं जो इफेक्ट करते हैं किसी भी रिएक्शन रेट को, कि किसी भी रिएक्शन रेट को हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे हम डिक्रीज कर सकते हैं, वो सारा हम पढ़ेंगे। एक बार हम इस चैप्टर में क्या क्या हमने देखना है, क्या क्या हम पढ़ेंगे, वो एक बार हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ रिएक्शन। कोई भी रिएक्शन कितने टाइप की होती है, स्लो होती है, फास्ट होती है, किस टाइप की होती है। दूसरा, फिर रिएक्शन जो हम रेट होता है, क्या होता है रेट ऑफ रिएक्शन, और उस रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है ना। फिर आप इसमें देखोगे साइन आता है, सिग्निफिकेंस क्या है, फिर हम टाइप ऑफ रेट ऑफ रिएक्शंस, जो आपकी रेट ऑफ
रिएक्शन वो किस टाइप से एक्सप्रेस कर सकते हैं हम। उसके बाद है फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, जो आपकी रिएक्शन रेट है उसको कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं ये हम पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा रेट लॉ क्या होता है, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है, लॉ ऑफ यहाँ पे क्या आ जाएगा, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है। तो ये भी आपने प्लस वन में पढ़ चुके हैं, तो ये हम अब की बार ये ज़्यादा इस पे कंसंट्रेट करेंगे, रेट लॉ क्या होता है, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कोई भी रिएक्शन है वो मैकेनिज्म क्या है, वो कैसे आपकी प्रोसीड होती है, उसका क्या मैकेनिज्म है, वो रिएक्शन फास्ट क्यों है या स्लो क्यों है, फास्ट होना या स्लो होना वो उसके मैकेनिज्म पे डिपेंड करता है। एलिमेंट्री रिएक्शन, ठीक है ना, क्या होती है एलिमेंट्री रिएक्शन और क्या होती है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। जो रिएक्शन एक स्टेप में हो जाती है या फिर जो भी है जो नंबर ऑफ स्टेप भी ले सकते हैं, तो वो उस बेसिस पे हमने कोई रिएक्शन स्टेप में प्रोसीड हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, कोई रिएक्शन 2-3 स्टेप में कंप्लीट हो जाती है, तो उसी बेस पे हमने रिएक्शन को डिवाइड कर रखा है एलिमेंट्री रिएक्शंस, ठीक है। मोलिकुलरिटी ऑफ ए रिएक्शंस, ये हम पढ़ेंगे मोलिकुलरिटी ऑफ ए रिएक्शंस। ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन किस ऑर्डर की है। फिर हम पढ़ेंगे सूडो ऑर्डर रिएक्शंस, ठीक है ना। टेम्परेचर डिपेंडेंस, क्योंकि मेनली हमारा जो टेम्परेचर डिपेंडेंस है ये काफ़ी इन्वॉल्व होता है किसी भी रिएक्शन को प्रोसीड करने में, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है वो हम पढ़ेंगे। आपकी ट्रांजिशन स्टेट कैसे बनती है वो हम पढ़ेंगे। एरिनीस इक्वेशन हम इसके अंदर पढ़ेंगे। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट हम पढ़ेंगे। कोलिजन थ्योरी हम पढ़ेंगे। तो ये डिफरेंट टाइप जो भी हैं जिसके अंदर हम क्या करते हैं, पूरा हम रिएक्शन जो भी हमारा चैप्टर है जिसके अंदर हम ये चीज़ें पढ़ेंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको लिख लेना, ताकि आपको जब आगे चैप्टर आप पढ़ो तो आपको आइडिया हो जाए कि हमने इस चैप्टर के अंदर क्या क्या रीड करना है, हमने क्या क्या चीज़ें उसके अंदर पढ़नी है, ठीक है। तो ये चीज़ें हम इसके अंदर हम क्या कर लेंगे, पढ़ लेंगे इसके अंदर, ठीक है। इसके बाद हमारा जो रिएक्शन का सबसे पहले हम ये देखेंगे जो डिफरेंट टाइप की, जो फर्स्ट हमने लिखा था टाइप ऑफ ए रिएक्शंस। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ ए रिएक्शन कितने टाइप की होती है। फर्स्ट जो हमारा था हम क्या करेंगे, टाइप ऑफ ए रिएक्शन कितनी फास्ट होती है कितनी स्लो होती है, टाइप ऑफ ए रिएक्शंस, ठीक है ना, टाइप ऑफ ए रिएक्शंस, ठीक है। तो इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। हमारी जो टाइप है हमने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। सबसे पहले जो वेरी फास्ट रिएक्शन है, फर्स्ट हमारा क्या है, वेरी फास्ट रिएक्शंस, फास्ट रिएक्शंस, ठीक है। वेरी फास्ट रिएक्शन, वेरी फास्ट मतलब क्या होगी, रिएक्शन कंप्लीट इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। The reactions complete in fraction of seconds, fraction of time, fractions of a time। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, फ्रैक्शन ऑफ टाइम, ज़्यादातर जो आयनिक रिएक्शन होती हैं वो आपकी क्या होती है, वेरी फास्ट रिएक्शन होती है। जो आयनिक रिएक्शन होती हैं, आयनिक रिएक्शंस वो वेरी फास्ट होती है। जैसे हमने ले लिया, जैसे हमने क्या ले लिया, जैसे आपका क्या ले लेंगे, काफ़ी सारे रिएक्शन हैं। जैसे मान लिया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी ले सकते हैं हम, ठीक है ना। जो हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है वो कैसे होती है, ठीक है ना। या सोडियम नाइट्रेट्स हम ले सकते हैं, सिल्वर नाइट्रेट्स AgNO3 प्लस में सोडियम क्लोराइड्स, ठीक है, प्लस में सोडियम क्लोराइड्स, ठीक है। एक्वस हम ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या है आपका, इसके अंदर क्या बन जाएगा, सिल्वर क्लोराइड्स सॉलिड प्लस में आपका क्या बन जाएगा, सोडियम नाइट्रेट्स। तो ये रिएक्शन काफ़ी फास्ट फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में कंप्लीट हो जाती है। जो ये हमारी रिएक्शन है ये आपकी कंप्लीट इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स, कंप्लीट इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स, फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स। सेकंड का बिल्कुल छोटा सा पार्ट है, सेकंड फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आपकी कन्वर्ट कंप्लीट हो जाती है। तो कैसे क्यों होती है, आपने देखा यहाँ पे आपके आयन हैं, ठीक है ना, यहाँ पे आपके आयन हैं। तो यहाँ पे हमने ले रखे हमारे आयन हैं,
तो यहाँ पे सिर्फ क्या होता, इन्होंने ना तो कोई बॉन्ड बनाना होता, सिर्फ यहाँ पे क्या होता, एक्सचेंज ऑफ आयन। इसके अंदर क्यों फास्ट होती है, सिर्फ इन्होंने अपनी पोजीशन ही चेंज करनी है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसके अंदर क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ आयन, एक्सचेंज ऑफ आयन। तो यहाँ पे सिर्फ आयन का एक्सचेंज होता है। जो आपका कैटायन है वो आपका डबल डिस्प्लेसमेंट की तरह ये आपका अपने सिर्फ पोजीशन को एक्सचेंज कर लेता है, जिसके कारण पोजीशन एक्सचेंज करने में इनको बिल्कुल कम टाइम लगता है, तो जिसके कारण ये रिएक्शन वेरी फास्ट हो जाती है। जैसे हमने ले लिया एक रिएक्शन और ले लेते, मैंने जैसे बोला एयर बैग होता है, एयर बैग के अंदर क्या रिएक्शन होती है वो भी बता देता हूँ। एयर बैग जैसे हमने ले लिया, एयर बैग हम ले रहे हैं, एयर बैग आपका मिक्सचर होता सोडियम एजाइड्स, ठीक है, सोडियम एजाइड्स। जैसे ही क्या होती है, जैसे गाड़ी किसी कोलिजन होता है तो स्पार्क प्रोड्यूस होती है, तो वो आपका कन्वर्ट कर देती है Na, आपका सोडियम अलग हो जाएगा और साथ में क्या होगा, नाइट्रोजन आपका प्रोड्यूस हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन प्रोड्यूस हो जाएगा। और दूसरा हम इसके अंदर लेते हैं Fe2O3, Fe3O3, ये सोडियम के साथ में रिएक्शन करके क्या बना देगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, Na2O+ में क्या बन जाएगा हमारा Fe, ठीक है, साथ में हमारा क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, Fe, ठीक है। 3 हमारे ऑक्सीजन है तो हम इसको 3 से 3 से मल्टीप्लाइड कर सकते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा प्रोड्यूस हो जाएगा। तो एयर बैग में जो नाइट्रोजन होती है वो उसका जो साइज इंक्रीज हो जाता है, तो वो उसके कारण होती है। तो इसके अंदर हमें ध्यान रखना है, ये भी फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में हो जाती है। जो ये रिएक्शन कंप्लीट होती है ये मिली ऑफ सेकेंड में कंप्लीट हो जाती है, मिली ऑफ सेकेंड्स, आपने देखा हुआ मिली ऑफ सेकंड में रिएक्शन कंप्लीट हो जाते हैं। तो ये रिएक्शन क्या होती है, यहाँ पे लगभग आयनिक रिएक्शन होती है, इसके अंदर आपका कोई बॉन्ड नहीं होता, ये भी आपकी आयनिक रिएक्शन जिसके अंदर कोई बॉन्ड नहीं होता, सिर्फ ये रिएक्शन आपकी क्या होती है, बॉन्ड बनाने की जरूरत है, इसलिए आपकी फास्टली रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। सेकेंड हमारी क्या है, वेरी स्लो रिएक्शंस, वेरी स्लो रिएक्शन। कुछ रिएक्शन होती हैं जो काफ़ी टाइम लेती है, वेरी स्लो रिएक्शंस। सेकेंड हमारी टाइप है वेरी स्लो रिएक्शंस, वेरी स्लो रिएक्शंस, वेरी स्लो रिएक्शन। जैसे एग्जांपल हम ले लेंगे, दोज रिएक्शन कंप्लीट इन लॉन्ग टाइम्स, दीज रिएक्शंस कंप्लीट इन लॉन्ग टाइम। ये जो रिएक्शन है आपकी कंप्लीट होने में काफी लंबा समय लेते हैं। जैसे हमारा क्या होगा, एग्जाम्पल रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन्स, ठीक है। रायन को आपने देखा हुआ, ठीक है ना, इसमें जंग लगने में काफ़ी टाइम लगता है, दिन भी लग जाते हैं। जो रिएक्शन 2-3 दिन में, या हम ज़्यादातर हम जो केमिस्ट्री के अंदर जो स्टडी करते हैं, जो रिएक्शन 40 या 28 या 48 रिएक्शन आवर्स में कंप्लीट होते हैं उसी को स्टडी करते हैं। तो ये रिएक्शन उससे ज़्यादा, जो ज़्यादा हमारे 48 डे के बाद, ये इसमें काफ़ी महीने भी लग सकते हैं और साल भी लग सकते हैं। तो आपने देखा होगा रस्टिंग ऑफ आयरन वेरी स्लो प्रोसेस होता है। या फर्मेंटेशन ऑफ आपका फर्मेंटेशन ऑफ सुगर इनटू एल्कोहल्स, ठीक है। जो भी आपका होता है रिएक्शन, फर्मेंटेशन ऑफ ए सुगर इनटू द एल्कोहल, जो आपकी सुगर है उसको अल्कोहल में कन्वर्ट, उसमें भी काफी लंबा टाइम लगता है, तो वो क्या हो जाएगी, वेरी स्लो रिएक्शन, ठीक है। लास्ट हमारी क्या है, मॉडरेट रिएक्शन, जिसको हम पढ़ेंगे। थर्ड हमारी क्या है, मॉडरेटली स्लो रिएक्शंस, मॉडरेटली थर्ड हमारी हो जाएगी मॉडरेटली स्लो रिएक्शंस, मॉडरेटली स्लो रिएक्शंस। जो रिएक्शन हमारी क्या होगी, बिल्कुल आपकी क्या होती है, मॉडरेटली स्लो रिएक्शंस, जो बिल्कुल आपकी क्या होती है, फाइनाइट टाइम के अंदर होती है। दोज रिएक्शन कंप्लीट इन फाइनाइट टाइम्स, नॉट वेरी लॉन्ग टाइम। दीज रिएक्शंस कंप्लीट इन फाइनाइट टाइम, नॉट वेरी स्लो, नॉट वेरी फास्ट, not very slow, not very fast।
नॉट वेरी फास्ट। ठीक है, मैक्सिमम यहाँ पे जो टाइम हम लेते हैं, मैक्सिमम टाइम 24 आवर्स लेके चलते हैं। जो भी हम लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं, मैक्सिमम जो टाइम हम लेके चलते हैं यहाँ पे, वो हम ये जैसे लैब में भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम ज़्यादातर इनको पढ़ते हैं। जनरली जो आपका मैक्सिमम जो टाइम हम यहाँ पे टाइम लगभग जो हमारा टाइम है वो हमारा क्या होगा, लगभग हम ले लेते हैं हमारा लगभग 24 आवर्स तक हम पढ़ते हैं। तो नॉट वेरी स्लो, नॉट वेरी फास्ट, जैसे एग्जांपल हो जाएगा, जैसे हमने ले लिया शुगर। शुगर क्या होता है, H22O11। ठीक है, ये आपका एक बस, इसको हम हाइड्रोलाइज कर देंगे। ठीक है ना, हाइड्रोलाइज करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज, C6H12O6 प्लस में C6H12O6। ठीक है, तो ये क्या होता है, ग्लूकोज। ये क्या होता है, फ्रक्टोज, इसमें डिकम्पोज हो जाता है। तो ये आपकी क्या है, मॉडरेट रिएक्शन है। तो इस तरह की रिएक्शन है जो आपकी क्या होंगी, हम जिसको हम स्टडी करेंगे। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है लैब में, क्योंकि 24 आवर्स हम लगा सकते हैं, तो इसलिए इस रिएक्शन को हम ज़्यादा पढ़ेंगे। तो हमारा क्या होगा, मॉडरेट जो स्लो रिएक्शन है उसको हम इजिली पढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, इसके अंदर रेट ऑफ ए रिएक्शंस। रेट ऑफ ए रिएक्शन क्या होता है, रेट ऑफ ए रिएक्शंस, रेट ऑफ ए रिएक्शंस, रेट ऑफ ए रिएक्शंस। ठीक है, क्या होता है रेट ऑफ ए रिएक्शंस, द स्पीड ऑफ ए रिएक्शंस, द स्पीड ऑफ change of reactants into products जो हमारी की स्पीड के अंदर, वो क्या स्पीड है या वो क्या वेलोसिटी है जिसके अंदर हमारी जो रिएक्शन है, रिएक्टेंट है, वो आपका प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। एक्सप्रेस इन द फॉलोइंग वे, एक्सप्रेस in the following ways। जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट एक्सप्रेस इन द फॉलोइंग वे, हम उसको कैसे कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। फर्स्ट हम कर सकते हैं डिक्रीज इन कंसंट्रेशंस, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, या फिर हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं इंक्रीज इन कंसंट्रेशंस ऑफ ए प्रोडक्ट। तो इसको हम 2 वेज से हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। किसी भी रिएक्शन का जो रेट है, रिएक्टेंट्स, या तो हम डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट या इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट, या तो हम इसके रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है उस तरह एक्सप्रेस कर सकते हैं, या हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं इंक्रीजिंग इन कंसंट्रेशन ऑफ ए प्रोडक्ट्स। इनमें किसी भी तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। जैसे हमने कंसीडर कर लिया, एक हाइपोथेटिकली रिएक्शन हम ले लेते हैं। जैसे हमने क्या किया, एक फॉर एग्जाम्पल्स, जैसे हमने मान लिया रिएक्टेंट आपका कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट। एक हाइपोथेटिकली रिएक्शन हम ले रहे हैं, यहाँ पे आपका कोई भी रिएक्टेंट है प्रोडक्ट में आपका कन्वर्ट होता है। तो आपने यहाँ पे देखा होगा, एक डायग्राम बना देते हैं कंसंट्रेशन की टर्म में। ठीक है, आपने देखा होगा टाइम्स, जो आपका रिएक्टेंट है वो तो धीरे धीरे डिक्रीज होता जाता है, लेकिन जो आपका प्रोडक्ट है वो क्या होगा, धीरे धीरे इंक्रीज होगा। प्रोडक्ट की अमाउंट तो क्या होगी, कंसंट्रेशन जो है आपकी प्रोडक्ट वो आपका इंक्रीज होगा, जो रिएक्टेंट है वो आपका क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है ना, जो अमाउंट है, जैसे मान लिया आपने टाइम लिया है, हमने टाइम ले लिया 0, अभी रिएक्शन आपकी स्टार्ट नहीं हुई है। ठीक है ना, रिएक्शन आपकी स्टार्ट नहीं हुई है, तो यहाँ पे हमने मान लिया इसकी कंसंट्रेशन हमने ले ली R। ठीक है, कंसंट्रेशन, यहाँ पे कंसंट्रेशन है ये आपकी रिएक्टेंट्स की। ठीक है, एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम, एट ए कांस्टेंट
वॉल्यूम्स, हमें यहाँ पे वॉल्यूम जो होता है हम कांस्टेंट लेके चलते हैं, ठीक है। तो आपका जब टाइम, मान लिया मैंने टाइम है टी, कोई भी टाइम टी है, तो वहाँ पे इसकी जो कंसंट्रेशन है, यहाँ पे रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो हमने मान लिया सपोज कर लिया R1, ठीक है। तो आपकी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होगी, P1, ठीक है। फिर हमने टाइम को चेंज कर दिया, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट। जब टाइम हमारा T2 है, मतलब हमारी जो कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट क्या है, R2 है, और वहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या है, P2 है, ठीक है। कांस्टेंट जो भी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ले रहे हैं वो हमारी क्या हो जाएगी R1, और इसकी हमारी क्या हो जाएगी R2, इसकी हम ले लेंगे P1, इसकी हम ले लेंगे P2, ठीक है। तो ये आपको पता है, ये आपकी जो हम रेट कैसे निकालेंगे ये आपको ध्यान रखना थोड़ा सा। कोई भी हाइपोथेटिकल रिएक्शन लेते हैं जिसमें रिएक्टेंट आपका कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट में, जब हमने सपोज कर लिया जब टाइम बिल्कुल जीरो है तो इसकी कंसंट्रेशन कितनी होगी, जीरो। जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई तो आपका रिएक्टेंट कंप्लीटली है। लेकिन जब हमने मान लिया 5 मिनट के बाद, 2 मिनट के बाद, 1 घंटे के बाद जो हमने स्टार्ट किया है, तो टाइम मान लिया 1 घंटे के बाद हमारा टाइम ये है, और जो आपकी रिएक्टेंट की जो अमाउंट है वो इतनी है, ठीक है। उसके बाद जो प्रोडक्ट की अमाउंट वो कुछ, क्योंकि इस टाइम में कुछ रिएक्टेंट आपका प्रोडक्ट में भी कन्वर्ट हो चुका था P1, तो फिर हमने मान लिया फिर कुछ टाइम इंटरवल के बाद, मान लिया 10 मिनट के बाद, 5 मिनट के बाद हमने सपोज किया जो आपका टाइम है वो आपका T2 है, हम यहाँ पे ले रहे हैं। तो आपकी कंसंट्रेशन क्या है, आपकी R2 है जो डिक्रीज हुई है, लेकिन अब भी कुछ बची हुई है, तो आपकी क्या हो जाएगी RT, और इसकी क्या हो जाएगी P2। सपोज कर लिया हमने, ठीक है ना, ये हमारा टाइम था, यहाँ पे हमने ले लिया टाइम T1, ठीक है। और अब हम लेके चल रहे हैं टाइम T2, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या थी हमारी C1, ये हम प्रोडक्ट की ले लें, चलो हम रिएक्टेंट की ले लेते हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट की ले लें या रिएक्टेंट्स की, चलो हम रिएक्टेंट की लेके समझ लेते हैं, ठीक है ना। हमने मान लिया ये हमारी क्या है, ये हमारा टाइम है जब आपका टाइम T1 है, जब टाइम T1 है तो आपकी कंसंट्रेशन क्या है, ये सपोज कर ली हमारी रिएक्टेंट की कितनी R1, ठीक है। उसके बाद कुछ टाइम के बाद आपकी कंसंट्रेशन लगातार डिक्रीज होती जा रही है। जब टाइम T2 है, जब टाइम हमारा T2 तो वहां पे कंसंट्रेशन क्या होगी R2, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, तो हम इसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो रेट को कैसे एक्सप्रेस करेंगे वो देख लेते हैं। हमारा रेट क्या होता है, रेट को एक्सप्रेस कर सकते हैं हम, किसी भी रिएक्शन का रेट है, किसी भी, मैंने आपको बताया हम रिएक्टेंट की टर्म में या आपकी प्रोडक्ट की टर्म में, तो हम क्या हो जाएंगे, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, डिक्रीज इन कंसंट्रेशंस ऑफ वन रिएक्टेंट्स। कोई भी एक रिएक्टेंट ले लेंगे, मान लिया किसी में आपके 2-3 रिएक्टेंट भी हो सकते हैं रिएक्टेंट्स, तो उसमें से एक का ले लेंगे, नीचे ले लेंगे टाइम इंटरवल्स, जो भी हमारा टाइम है, टाइम इंटरवल्स, या जो भी हमने टाइम यहाँ पे लिया है, जो भी 2 सेकंड, 4 सेकंड, ठीक है, या हम टाइम टेकन ले सकते हैं, या आपका क्या हो जाएगा इंटरवल्स, टाइम टेकन्स। तो उस टाइम कितना हमने टाइम लिया है, तो सपोज कर लेते हैं, जैसे मान लिया हम डिक्रीजिंग, आपको पता है डिक्रीज क्या होगी, पहले हमारी क्या थी R2, मतलब हम जो डिक्रीज क्या होंगे, हम क्या लेते हैं, हमेशा क्या लेंगे, फाइनल कंसंट्रेशंस माइनस में इनिशियल कंसंट्रेशन, चाहे वो आपका रिएक्टेंट है, चाहे वो आपका प्रोडक्ट है, ठीक है। तो नीचे हम ले लेंगे टाइम टेकन्स, ठीक है, टाइम टेकन्स। तो ये आपको ध्यान रखना है, अगर हम उसको रिएक्टेंट की टर्म में ले रहे हैं तो हमारा क्या होगा, डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, नीचे क्या आ जाएगा, टाइम टेकन, कितना हमने टाइम लिया है। या इसमें हम ले लेंगे फाइनल कंसंट्रेशन, जैसे हमारी क्या है, इसके अंदर रिएक्टेंट के केस में R2 है, और इनिशियल कंसंट्रेशन हमारी क्या हो जाएगी R1, और टाइम टेकन क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, जो हमने टाइम लिया है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो इसको एक्सप्रेस कर देते हैं, कैसे हम एक्सप्रेस करेंगे इसको, ठीक है। देखो हमारा क्या हो जाएगा, जैसे हमने सपोज कर हाइपोथेटिकल रिएक्शन रिएक्टेंट चेंज इनटू द प्रोडक्ट, ठीक है। तो हमने सपोज कर लिया जब हमारा क्या है, रेट किसके बराबर हो जाएगा, डिक्रीजिंग किसी भी टाइम, जो भी टाइम इंटरवल है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा R2 माइनस में R1, ठीक है, माइनस में R1, नीचे क्या हो जाएगा हमारा T2 माइनस में T1। आपको पता है ये आपका क्या होगा, लार्ज अमाउंट में, ये आपकी मोर है, ये आपकी क्या लेस है,
तो आपका क्या हो जाएगा, ये ज़्यादा होगी तो नेगेटिव साइन आएगा। तो नेगेटिव साइन को काउंटर करने के लिए हमने क्या लिख देंगे, यहाँ पे आगे नेगेटिव लगा देंगे। तो हम क्या ले लेंगे, R2 माइनस में R1, ठीक है। और आपका नीचे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम नेगेटिव साइन लगा देंगे। तो आपका क्या हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, T2 माइनस में T1। और हमें पता है कि जो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, R कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को हम क्या लिख सकते हैं, फाइनल कंसंट्रेशन माइनस में इनिशियल कंसंट्रेशन। तो हमारी फाइनल क्या हो जाएगी, तो डेल्टा आर क्या हो जाएगा, डेल्टा आर हमारा क्या हो जाएगा, R2 माइनस में R1। तो क्या हो जाएगा, R2 माइनस में R1। और उसी तरह हम अगर हमने टाइम इंटरवल लेना है, डेल्टा टी क्या हो जाएगा, हमारा डेल्टा टी क्या हो जाएगा, T2 माइनस में T1। तो हम इसकी जगह लिख सकते हैं, तो हम रेट को कैसे लिख सकते हैं, रेट हमारा हो जाएगा डेल्टा आर डिवाइड बाई डेल्टा टी और नेगेटिव साइंस, ठीक है। इसी को अगर हमने प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना हो, ये हमारा क्या हो जाएगा, मैंने आपको बताया कि रेट को हम दोनों तरीके से लिख सकते हैं। आप उसको कैसे लिख सकते हैं, हम उसको रिएक्टेंट की टर्म में भी लिख सकते हैं, प्रोडक्ट की टर्म में भी लिख सकते हैं। तो जैसे अब अगर मुझे प्रोडक्ट की टर्म में लिखना है, तो प्रोडक्ट की टर्म में क्या हो जाएगा, रेट आपका क्या हो जाएगा, P2 आपका क्या हो जाएगा, P2 माइनस में P1, क्या हो जाएगा, P1। नीचे क्या हो जाएगा, T2 माइनस में T1, ठीक है। आपको पता प्रोडक्ट की ये आपकी क्या होगी, मोर होगी, ये आपकी क्या होगी, लेस होगी, ठीक है। ये आपकी क्या होगी, मोर होगी। तो हमें कोई नेगेटिव साइन लगाने की जरूरत नहीं है। तो हमारा साइन इसके अंदर क्या रहेगा, पॉजिटिव साइन। और आपको पता है ये किसके बराबर हो जाएगा, हमें पता है कि डेल्टा P हमारा किसके बराबर हो जाएगा, डिवाइड बाय डेल्टा टी, और आगे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव साइन। तो हमारा क्या हो जाएगा, रेट किसके बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ठीक है, यहाँ पे जो साइन हम ले रहे हैं, अब हमारा रेट को हम प्रोडक्ट की फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं और रिएक्टेंट फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। या हम सिर्फ, अब हमारा सिग्निफिकेंस क्या है, साइन का सिग्निफिकेंस जो हमने लिया है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, सिग्निफिकेंस ऑफ साइंस। जो आपका साइन है, चाहे वो आपका नेगेटिव साइन है, ये आपका पॉजिटिव साइन है, ठीक है। तो आपने ये ध्यान रखना है, कभी भी किसी भी रिएक्शन का जो रेट है वो आपका कभी भी नेगेटिव में नहीं होता है। कोई रिएक्शन ऐसे नहीं कि भी जीरो स्पीड से भी नीचे चल रही हो, माइनस में चल रही हो। अगर वो आपकी, जैसे मान लिया कोई भी बाइक वगैरह हम चलाते हैं, तो कभी भी वो ऐसे नहीं कि वो आपकी जीरो स्पीड से। तो रेट हमेशा, एक तो चीज़ ये ध्यान रखना, किसी भी रिएक्शन का रेट है कभी नेगेटिव में नहीं हो सकता है, हमेशा पॉजिटिव में होगा। तो सिग्निफिकेंस क्या, अगर मैं आपका क्या कर लेते हैं, देखो अगर हम नेगेटिव साइन नहीं लगाते हैं, सपोज कर लिए हमने यहाँ पे कोई नेगेटिव साइन नहीं लगाया है, तो उस टाइम देखो क्या होगा, सिग्निफिकेंस क्या है, यहाँ पे जो आपका, अगर हम ये मान लें रेट हमारा क्या है, जो हम नेगेटिव साइन लगाते हैं, जिससे भी, जैसे मान लें रिएक्टेंस डेल्टा आर, ठीक है, डेल्टा टी, ठीक है। अगर हम साइन नहीं लगाएंगे, जैसे मान लें नेगेटिव साइन नहीं लगाएंगे, तो आपका क्या होगा, R2 माइनस में R1, ठीक है। तो आपका नीचे क्या जाएगा, T2 माइनस में T1। ये आपका क्या है, मोर, क्योंकि आपको पता है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होती है, पहले ज़्यादा होती है फिर डिक्रीज होती जाएगी। ये क्या हो जाएगी, ये क्या है आपकी, क्या है, लेस। तो आपका इसका मतलब ये आपकी क्या, कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी। तो आपका अगर हम इसका रिजल्ट निकाल लेंगे तो क्या आएगा, नेगेटिव साइन। लेकिन हमें पता है रेट, इसका मतलब ये रेट क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो हमें पता है कि रेट कभी नेगेटिव, रेट ऑलवेज पॉजिटिव। तो आपने ये ध्यान रखना है, रेट ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। रेट हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इसलिए हमें रेट को पॉजिटिव बनाने के लिए ही हमने इसको यूज किया है। ये सिर्फ क्या करना है, ये आपका फॉर मेकिंग फॉर पॉजिटिव रेट, ये हमने जो लगाया है सिर्फ पॉजिटिव रेट है। इसका मतलब ये नहीं है, ठीक है, कि आपका जो भी है कि रिएक्शन का जो रेट है वो आपका नेगेटिव में है। तो ये आपका क्या है, यहाँ पे अगर हम ले रहे हैं डिसअपीरेंस ऑफ रिएक्शंस, डिसअपीरेंस ऑफ
रिएक्टेंट्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिसअपीरेंस ऑफ ए रिएक्टेंट्स, ये हम ले रहे हैं। लेकिन अगर प्रोडक्ट का केस ले लेंगे, अगर हमने मान लिया प्रोडक्ट का केस हम ले लेते हैं, प्रोडक्ट हमारा है, प्रोडक्ट का केस हम ले लेंगे प्रोडक्ट के टर्म में, तो हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव साइंस। तो यहाँ पे जो हमारा होता है, क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ ए प्रोडक्ट माइनस डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ आपका नीचे क्या आ जाएगा, टाइम इंटरवल डेल्टा टी। ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, तो क्योंकि ये आपका यहाँ पे क्या है, अपीरेंस, अपीरेंस का मतलब इंक्रीज होगा। ठीक है ना, अपीरेंस का मतलब क्या होगा, इंक्रीज होगा, अपीरेंस ऑफ ए प्रोडक्ट। तो आपका प्रोडक्ट अपीरेंस होता, इसलिए हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव साइन। अपीरेंस होगा तो मतलब वो लगातार इंक्रीज होता जा रहा है, तो आपका पॉजिटिव में आएगा। यहाँ पे डिसअपीरेंस आपका होगा तो इसका मतलब वो नेगेटिव में आएगा, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, अब मैथमेटिकली एक्सप्रेशन हम कैसे करते हैं, तो हमारा क्या है, मैथमेटिकली ये दो फार्मूले जिससे हम किसी भी रेट को एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म ऑफ द प्रोडक्ट। अगर आपने प्रोडक्ट की टर्म में लिखना है तो पॉजिटिव साइन लगा देंगे, यहाँ पे नेगेटिव इसकी टर्म में लिखना है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइन हम यूज कर लेंगे। ठीक है, अब हम इसको क्या कर सकते हैं, मैथमेटिकली एक्सप्रेशन ऑफ रेट ऑफ ए रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन को मैथमेटिकली ठीक है, मैथमेटिकली एक्सप्रेशन ऑफ ए रेट ऑफ रिएक्शन, एक्सप्रेशंस रेट ऑफ रिएक्शंस, रेट ऑफ रिएक्शंस कैसे हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, ये तो हम पढ़ चुके हैं। पहले हमारा क्या हो, कोई भी रिएक्शन ले ले, पहले हमने क्या कर लिया, एक रिएक्शन ले ली, रिएक्शन इन्वॉल्व सेम स्टोकियोमेट्रिक। फर्स्ट हम ले लेंगे रिएक्शन इन्वॉल्व सेम रिएक्शन इन्वॉल्व सेम स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, स्टोकियो हमारा क्या हो जाएगा, स्टोकियोमेट्रिक्स। ठीक है ना, स्टोकियोमेट्रिक, हमने कोई रिएक्शन ले ली, सेम स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होंगे जिसके अंदर। ठीक है ना, क्या हो जाएंगे, सेम स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होंगे जिसके अंदर, वो हम ले लेते हैं। ठीक है, जैसे हमने एक रिएक्शन हम सपोज कर लेते हैं, जैसे हमने ले लिया NO2 प्लस में CO, हमने एक रिएक्शन ले लेंगे NO2 प्लस में CO। ठीक है, तो आपका क्या बना देगा, इसमें प्रोडक्ट में क्या बनेगा, NO प्लस में CO2। यहाँ पे आप देखो इसका कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे भी कोफिशिएंट क्या है, 1 है, यहाँ पे भी कोफिशिएंट क्या है, 1 है। जो हमारा स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है सेम है, स्टोकियोमेट्रिक जो कोफिशिएंट है वो हमारा कोफिशिएंट वो क्या है, सेम है। ठीक है, दोनों का जो स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो सेम है, तो इसका मतलब है जिस रेट से ये डिसअपीयर होगा उसी रेट से ये डिसअपीयर होगा। ठीक है, और उसी रेट से ये अपीयर होगा उसी रेट से ये अपीयर होगा। स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट हमें बता रहा है कि जो जिस रेट से ये डिसअपीयर हो रहा है उसी रेट से ये डिसअपीयर होगा, क्योंकि दोनों का जो स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, सेम है। ठीक है ना, यहाँ पे क्या है, दोनों के लिए सेम है, दोनों के लिए हम ले सकते हैं, सपोज कर सकते हैं 1 है। तो इसको हम रिएक्शन को इसको कैसे एक्सप्रेस कर देंगे, अगर हमने इसको एक्सप्रेस करना तो यहाँ पे रेट को हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, क्योंकि आपका नेगेटिव साइन ले लेंगे, आपका रेट ऑफ द NO2। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ द NO2 नीचे आ जाएगा टाइम इंटरवल्स। ठीक है, या हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है, या हम इसको लिख सकते हैं ये दोनों की टर्म में, या तो आप इसमें ले लो या इसमें ले लो, ये हमेशा इक्वल रहेगा, क्योंकि जिस रेट से ये डिसअपीयर हो रहा है उसी रेट से, तो दोनों का डिसअपीयरेंस रेट बराबर होगा। आप कोफिशिएंट बराबर है, जितना ये जिस रेट से डिसअपीयर हो रहा है उसी रेट से तो दोनों के डिसअपीयरेंस रेट सेम होगा, तो उस रिएक्शन भी रेट उसी पे डिपेंड करेगा। तो सेकंड अगर हम ले लेंगे CO2, ठीक है ना, कंसंट्रेशन ऑफ CO2 बाय टाइम इंटरवल्स। ठीक है, आपने ये ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पे दोनों का जो डिस्पेरेंस रेट है वो आपका क्या होगा, सेम होगा। अगर हम प्रोडक्ट की टर्म में लेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट में भी कोफिशिएंट सेम है, तो आपका प्रोडक्ट की टर्म में भी ले सकते हैं, तो हम
इसका जो अपीरेंस है वो सेम होगा, क्योंकि जो यहाँ पे इसकी जो कोफिशिएंट है वो क्या है, सेम है, तो इसका जो अपीरेंस है वो भी सेम रहेगा। इसका जो अपीरेंस जो हमारा CO2 है, इसका जो अपीरेंस है CO2 का, वो भी हमारा क्या होगा, सेम हो जाएगा यहाँ पे। तो आपने ध्यान रखना है जो रिएक्शन का रेट है, इसके डिसअपीरेंस रेट, इसके या तो हम एक, मैंने बता एक ले सकते हैं, तो रिएक्टेंट ले लेंगे प्रोडक्ट, और रिएक्टेंट में जो आपका, पहले इसको भूल जाओ ये क्या है, इसका जो डिसअपीरेंस रेट है वो ही इसका डिसअपीरेंस रेट है, क्योंकि कोफिशिएंट इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, यहाँ पे भी कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे भी कोफिशिएंट 1 है, तो उसी तरीके से इसका भी डिसअपीरेंस रेट क्या है, जो आपका सेम रहे, अपीरेंस रेट सेम रहेगा, इसका जो अपीरेंस रेट सेम रहेगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है जो रेट ऑफ ए रिएक्शंस, रेट ऑफ ए जो रिएक्शन का जो रेट है वो आपका किसके इक्वल होगा, डिसअपीरेंस ऑफ रेट ऑफ डिसअपीरेंस, डिसअपीरेंस, या फिर आपका एक आप ले सकते हो रेट ऑफ अपीरेंस ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। यहाँ पे आपका जो रिएक्शन का रेट होगा वो रेट ऑफ डिसअपीरेंस ऑफ या अपीरेंस ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इसके बराबर हो जाएगा। लेकिन अगर मैं सेकंड केस ले लेता हूँ, रिएक्शन इन्वॉल्व डिफरेंट स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, अगर कोई रिएक्शन ऐसी है जिसके अंदर आपके डिफरेंट आपके क्या हो जाएंगे, स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, डिफरेंट स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, जो आपके स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या हो जाएंगे, डिफरेंट हो जाएंगे। जैसे हमने एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लिया आपका H2 है प्लस में I2 है, क्या बना देगा 2HI, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे इसके अंदर जो हमारा कोफिशिएंट है, यहाँ पे इसका कोफिशिएंट कितना है, 1 है। स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होता है, जो किसी भी बैलेंस इक्वेशन के अंदर जो उसके आगे लगा होता है, जो उसकी क्वांटिटी को एक्सप्रेस करता है, स्टोकियो मतलब उसकी क्वांटिटी अमाउंट को बताता है। तो यहाँ पे देखो इसका आपका 2 है, तो ये तो दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, ये आपका क्या होगा, डिफरेंट होगा, डिफरेंट आपका क्या है, डिफरेंट है। तो यहाँ पे इसका मतलब जिस रेट से ये दोनों डिसअपीयर हो रहे हैं उस रेट से ये डिसअपीयर नहीं हो, ये उससे डबल रेट में है, ठीक है ना। आपने ध्यान रखना है जिस रेट से ये दोनों आपके डिसअपीयर हो रहे हैं ये उससे डबल रेट से अपीयर हो, क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट 2 है। तो इसका मतलब हम रेट, अगर मैंने रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है तो रेट किसके बराबर हो जाएगा, रेट तो आपका इसका डिसअपीरेंस रेट आ जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, डेल्टा, आपका नेगेटिव साइन डेल्टा H2, नीचे क्या आ जाएगा, डेल्टा T इक्वल टू नेगेटिव डेल्टा, आपका क्या हो जाएगा, डेल्टा यहाँ पे आपका I2, और नीचे क्या हो जाएगा, डेल्टा T, यहाँ पे आपका क्या होगा, पॉजिटिव डेल्टा HI। अगर हम सिर्फ इतना लिख देते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि सभी का रेट आपका बराबर नहीं है, ये दोनों सेम रेट से डिसअपीयर हो रहे हैं। तो लेकिन यहाँ पे इसका रेट इनसे डबल है, तो हम क्या कर देंगे, इसको हाफ कर देंगे। तो इसको किससे डिवाइड कर देंगे, हाफ से। तो हमारा अब जाके रेट बराबर होगा सभी का, इन सभी तीनों का रेट क्या होगा, बराबर होगा। ऐसे नहीं कि भैया हम इसको इक्वल लिख दें, इक्वल लिख देंगे तो क्योंकि गलत हो जाएगा, क्योंकि ये आपका जो है, जो आपका रिएक्टेंट है वो तो आपके ये दोनों तो सेम, क्योंकि कोफिशिएंट दोनों का सेम है, सेम रेट से डिसअपीयर हो रहे हैं, लेकिन ये आपका सेम रेट से डिसअपीयर डबल रेट से अपीयर होगा, तो इसलिए हम इसका हाफ कर देंगे। हाफ करने के बाद ये सभी का रेट क्या हो जाएगा, आपका सेम हो जाएगा। ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे हम एक जनरल रिएक्शन ले लेते हैं, एक जनरल रिएक्शन हम ले लेंगे, जैसे हमने क्या कर ली, एक जनरल हाइपोथेटिकली रिएक्शन ले लेंगे, जनरल रिएक्शंस, ठीक है। उसके हिसाब से हम क्या लिख देंगे, जैसे मान लिया मैंने A ले लिया, A प्लस में B, प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा, C और प्लस में D। तो अगर हमने रिएक्शन का जो रेट निकालना है, रेट निकालना वो किसके बराबर हो जाएगा, वो हमारा क्या होगा, आपका डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ A डिवाइड बाई नेगेटिव साइन आ जाएगा, क्योंकि आपका रिएक्टेंट है, डेल्टा T किसके बराबर हो जाएगा, माइनस में 1/B डेल्टा
आपका क्या हो जाएगा बी, नीचे क्या हो जाएगा डेल्टा टी, जो कोफिशिएंट है वो नीचे आ जाएंगे, किसके बराबर हो जाएगा 1/c पॉजिटिव में, डेल्टा सी आपका क्या हो जाएगा डेल्टा टी इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा पॉजिटिव में 1/t डेल्टा आपका क्या हो जाएगा डेल्टा डी, और नीचे क्या हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा डेल्टा टी। ठीक है, तो आपको साफ दिखाई दे रहा है जो कोफिशिएंट हैं इसका हमने यहाँ पे 1 से डिवाइड कर देंगे, जो कोफिशिएंट हम उसी से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, उसी से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से भी बोल सकते, किसी भी रिएक्शन का जो रेट है वो क्या हो जाएगा, रेट ऑफ अपीरेंस रेट ऑफ appearance of reactant या हम बोल सकते हैं रेट ऑफ disappearance of product, disappearance of प्रोडक्ट नीचे क्या आ जाएगा हमारा, नीचे हम क्या लिख देंगे स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, क्या हो जाएगा हमारा स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक है, क्या हो जाएगा नीचे स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो आपने ध्यान रखना है किसी भी रिएक्शन का रेट क्या होगा, रेट ऑफ अपीयरेंस या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ द प्रोडक्ट, नीचे क्या आ जाएगा आपका स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आज हम यही तक कर लेते हैं। न्यूमेरिकल हम